हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली कॉमर्स। मेरा नाम है जेपी गर्ग और आज हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। लेकिन जिन लोगों ने चैनल रिसेंटली ज्वाइन किया है उन्हें मैं बता दूं, मार्केटिंग मैनेजमेंट पर मैं इससे पहले 7 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूं। 5 वीडियोज़ में हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट के सभी कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस किया था। एक रामबाण वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट थ्योरीज एंड ऑथर को ट्रिक से याद किया था, जिसे आपको एग्जाम से पहले ज़रूर देखकर जाना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें एक वीडियो में ला चुका हूं और 20 क्वेश्चंस को हमने बिल्कुल डिटेल में विद कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ये भी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। इस वीडियो में हम सभी प्रकार की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, टोटल 25। इनके रियल लाइफ एग्जाम्पल हम देखेंगे और सभी प्रीवियस ईयर एमसीक्यू भी हम करेंगे। टोटल 17 क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, लगभग 1 घंटे का। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये टॉपिक कहीं से भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो पहली हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है गोइंग रेट प्राइसिंग। नाम से ही लग रहा है गोइंग रेट प्राइसिंग से इसमें हम प्राइस डिटरमाइन करते वक्त कॉम्पिटिटर की प्राइस देखेंगे कि मार्केट में कॉम्पिटिटर क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो प्राइस कॉम्पिटिटर चार्ज कर रहे हैं हम एग्जैक्ट वही प्राइस चार्ज करें। हम अपनी प्राइस को थोड़ी बहुत कस्टमाइज कर सकते हैं। मार्केट वाली प्राइस से थोड़ी ज़्यादा प्राइस हम ले सकते हैं या उससे कम प्राइस भी हम कर सकते हैं। ये मेथड केवल तभी काम में आ सकता है जब स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव मार्केट हो। जैसे जो भी सैलून वाले होते हैं, बार्बर होते हैं, वो क्या करते हैं, लोकेलिटी में देख लेते हैं कि क्या प्राइस है, क्योंकि जो स्टूडेंट है या फिर जनरल पर्सन है उसे पता रहेगा कि कौन सा शॉप वाला क्या प्राइस चार्ज कर रहा है। या फिर रेस्टोरेंट वाले होते हैं तो कस्टमर को या स्टूडेंट को पता होता है कि हमारे आसपास जो भी रेस्टोरेंट है वहाँ पर क्या रेट है। तो रेस्टोरेंट वगैरह इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखते हैं कि आसपास प्राइस क्या है और उस अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत प्राइस ऊपर नीचे कर सकते हैं। सेकंड हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है इमिटेटिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। इसमें क्या होता है, ये भी गोइंग रेट के जैसे ही है, इसलिए मैंने इसी के साथ इंक्लूड कर दिया है। गोइंग रेट के जैसे ही होती है, कॉम्पिटिटर की प्राइस को हम ध्यान में रखते हैं। इमिटेटिव का मतलब होता है नकल करना, तो दूसरों की नकल हम कर लेते हैं। फिर थर्ड हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है मार्जिनल कॉस्ट या इंक्रीमेंटल कॉस्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। इसे हमने एमसीक्यू सीरीज में भी डिस्कस किया था। मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग आपको पता है, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की जो कॉस्ट आ रही है उसे मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है। यदि 5 यूनिट हम 20 रुपये में बना रहे हैं और 7 यूनिट हम 40 रुपये में बना रहे हैं, तो 2 एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के 20 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं और एक यूनिट की कॉस्ट हम निकाले तो 10 रुपीज़ आएगी, वो मार्जिनल कॉस्ट हो गई। मार्जिनल कॉस्ट हमेशा एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए निकाली जाती है। इसमें मैंने एग्जांपल बताया था कि कई बार इंस्टीट्यूट में क्या होता है, किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए कोई हमारे टीचर 30,000 रुपीज़ मांग रहे हैं, तो जितने रुपए टीचर चार्ज कर रहा है मुझसे उतनी ही फीस मैं स्टूडेंट से चार्ज कर रहा हूँ। जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है वही हमारी मार्जिनल रिवेन्यू यहाँ पर हो जाती है। जैसे 2014 में जब मोदी जी की रैली में बहुत ज़्यादा भीड़ आने लग गई थी, तो मोदी जी ने एंट्री फीस कर दी थी 5 रुपीज़ कि 5 रुपीज़ देने के बाद ही आप रैली में या मीटिंग में आ सकते हैं। तो आप एक तरीके से ये मान सकते हो कि 5 रुपीज़ वो चाय की वेरिएबल कॉस्ट ले रहे हैं, जो भी रैली में चाय मिल रही है। तो यहाँ पर केवल वेरिएबल कॉस्ट चार्ज की जा रही है, क्योंकि यदि अदर ओवरहेड भी जोड़ेंगे तो चाय बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी। वैसे महंगी तो अभी भी पड़ रही है। फिर फोर्थ हमारा पॉइंट है प्रेस्टीज या इमेज प्राइसिंग। इसके अंदर क्या होता है, हम प्रोडक्ट की प्राइस हाई चार्ज करते हैं, ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं। इससे हमारे प्रोडक्ट की इमेज बनती है, क्योंकि यदि कम प्राइस होगी तो कस्टमर को लगेगा कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, और बहुत ज़्यादा प्राइस होगी तो प्रोडक्ट की इमेज बनेगी। कुछ पान मसाला तो इस तरीके से ऐड करके बेचे जाते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा पान मसाला है, यदि सस्ता होगा तो वो बिकेगा ही नहीं। फिफ्थ हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है
कस्टमरी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। कस्टम का मतलब होता है ट्रेडिशन, तो इसमें क्या किया जाता है, ये देख लिया जाता है कि उस प्रकार के प्रोडक्ट के लिए कस्टम क्या है, हिस्ट्री क्या है, या फिर कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है। जैसे इंडिया में टीवी चैनल सर्विसेज है, चाहे एयरटेल हो, डिश टीवी हो, टाटा स्काई हो, इन लोगों ने देख लिया कि इंडिया में जो फैमिली है वो मंथली चार्ज 400 रुपये के लगभग ही दे सकती है, 350-400 रुपये, इससे ज़्यादा वो नहीं दे सकते। तो ये जब भी प्राइस चार्ज करते हैं इसके लगभग प्राइस चार्ज कर लेते हैं। तो हमने देखा कि कस्टमरी प्राइसिंग में क्या होता है, ये देख लिया जाता है कि ट्रेडिशन क्या चल रहा है, कस्टम क्या चल रहा है, कस्टमर उस चीज़ के लिए कितनी प्राइस देने को एग्री है। यदि आप उससे ज़्यादा प्राइस चार्ज करोगे तो कस्टमर खरीदेगा ही नहीं, और कम प्राइस चार्ज करोगे तो फिर बाकी लोग भी कम कर देंगे प्राइस, ऐसा इसके अंदर होता है। नेक्स्ट हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है लिमिट प्राइसिंग। लिमिट प्राइसिंग के नाम से लग रहा है कि कम प्राइस हम इसमें चार्ज करते हैं, लेकिन यहाँ पर नया बिजनेसमैन कम प्राइस चार्ज नहीं कर रहा है, बल्कि जो एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन है वो कम प्राइस चार्ज कर रहा है। आप कहोगे कि जो एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन है वो कम प्राइस क्यों चार्ज कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि नया पर्सन मार्केट में नहीं आ पाए, नए न्यू एंट्री को वो रोकना चाहता है। जैसे आपको पता है कि नूडल्स में 80% मार्केट मैगी का है, फिर भी मैगी वाला ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं करता है, कम प्राइस चार्ज करता है, जिससे कि जो न्यू एंट्री है, यिप्पी वगैरह की नूडल्स है, वो अपनी पहचान नहीं बना पाए, बाबा रामदेव की आयुर्वेदिक नूडल्स नहीं चले। वैसे अभी थोड़ी महंगी तो मैगी वालों ने कर दी है, बाकी नूडल्स 10 रुपीज़ में आते हैं, ये 12 रुपीज़ में आते हैं। फिर भी हम लिमिट प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हैं। जो एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन है वो कम प्राइस चार्ज कर रहे हैं, जिससे कि न्यू एंट्री को रेस्ट्रिक्ट किया जा सके। 7th है हमारी पेनिट्रेशन प्राइसिंग। लिमिट प्राइसिंग और पेनिट्रेशन प्राइसिंग दोनों में ही कम प्राइस चार्ज की जाती है, लेकिन लिमिट वाले में एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन कर रहे हैं जिससे कि न्यू एंट्री को रेस्ट्रिक्ट किया जा सके, जबकि पेनिट्रेशन में जो न्यू बिजनेसमैन है वो कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव मार्केट में एंटर होने के लिए। पेनिट्रेशन का मतलब भेदना, तो जो मार्केट है उसे हम भेद रहे हैं। यहाँ पर कम प्राइस चार्ज की जाती है, जो क्वालिटी है वो हाई होती है। अभी मैं जो आपको प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बताऊंगा, पॉइंट नंबर 7, 8, 9, 10, इनके बारे में ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं 7, 8, 9, 10 में। तो पेनिट्रेशन में प्राइस कम होती है लेकिन क्वालिटी हमारी बढ़िया होती है, और जो प्रॉफिट होता है वो किस वजह से होता है, प्राइस तो हम कम चार्ज कर रहे हैं तो प्राइस के कारण प्रॉफिट नहीं होता, क्वांटिटी के कारण प्रॉफिट होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी हम बेच पाते हैं। जैसे आपको पता है कि जियो ने क्या किया था, काफ़ी टाइम आप लोगों ने खूब मज़े से मोबाइल चलाया था। इकोनॉमी प्राइसिंग नाम से ही लग रहा है, इसमें लो प्राइस होती है लेकिन क्वालिटी भी लो होती है इकोनॉमी वाले में, जबकि पेनिट्रेशन में प्राइस कम होती है, क्वालिटी हाई होती है। और यहाँ पर भी प्रॉफिट सेल्स वॉल्यूम के कारण होता है, क्योंकि प्राइस तो हमने कम रखी हुई है। जैसे हमारा पार्ले जी बिस्किट है तो प्राइस हमारी कम है और क्वालिटी भी लो है, इतनी लो है कि लोग तो मजाक बनाने लग गए काली चाय और पार्ले जी का, लेकिन प्रॉफिट होता है क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा ये बिस्किट बिकता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रीमियम प्राइसिंग। प्रीमियम प्राइसिंग में हाई प्राइस होती है, क्वालिटी भी हाई होती है, और जो प्रॉफिट है वो हमारा प्राइस के कारण होता है। जैसे पार्ले का ही मिलानो बिस्किट है तो प्रीमियम क्वालिटी और प्राइस हम ज़्यादा चार्ज करते हैं और प्राइस के कारण प्रॉफिट हो रहा है। 10th हमारा है स्कीमिंग प्राइसिंग। स्कीमिंग में भी हम ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं और प्रीमियम में भी हम ज़्यादा प्राइस करते हैं। दोनों में ही हाई प्राइस होती है, हाई क्वालिटी होती है और प्राइस के कारण प्रॉफिट होता है, लेकिन प्रीमियम में हम हमेशा ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं, जबकि स्कीमिंग में शुरुआत में हम ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं और जब हमें लगता है कि ज़्यादा प्राइस पर जितना प्रोडक्ट बिकना था बिक चुका, अब ज़्यादा प्राइस पर नहीं बिकेगा तो हम प्राइस को कम कर देते हैं। जैसा कि आईफोन के केस में होता है, जब प्राइस ज़्यादा होती है तो अमीर लोगों के बच्चे खरीद लेते हैं, उसके बाद कंपनी प्राइस कम कर देती है, सभी लोग खरीद लेते हैं, फिर नया प्रोडक्ट आता है, फिर अमीर बच्चे फिर से नया वाला वर्जन खरीद लेते हैं। फिर 11th हमारा पॉइंट है
पीक लोड प्राइसिंग। पीक लोड प्राइसिंग में क्या होता है, जब डिमांड ज़्यादा होती है तब हम कम प्राइस चार्ज करते हैं, और जब डिमांड कम होती है तो हम कम प्राइस चार्ज करते हैं। जैसे हमारे नोट्स के केस में हो सकता है, जब ऑफ सीजन होता है, जब हमें लगता है कि इस टाइम स्टूडेंट स्टडी नहीं कर रहा है, अनसर्टिनिटी चल रही है कि एग्जाम कब होगा, कोरोना काल चल रहा है, स्टूडेंट स्टडी नहीं कर रहा है, ऑफ सीजन है, तो प्राइस हम कम कर देते हैं। और जब एग्जाम के 15-20 दिन बचते हैं, 1 महीना बचता है, तब स्टूडेंट को लगता है कि सब कुछ वो अभी पढ़ लेगा, तब हम प्राइस ज़्यादा कर देते हैं। या फिर मूवीज़ वगैरह के केस में होता है, जो अर्ली मॉर्निंग शो होते हैं, सुबह 7 बजे का या 9 बजे का, वहाँ पर प्राइस कम होती है, और जो इवनिंग शो होते हैं 6 से 9 या 9 से 12, वहाँ पर प्राइस ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारी स्ट्रेटेजी है डायनेमिक सर्ज डिमांड या टाइम बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। इसके अंदर क्या होता है, ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भी पिछले वाले के जैसे ही होती है। यहाँ पर हम टेम्परेरी रीजन की वजह से प्राइस को चेंज करते रहते हैं, डिमांड के कारण, टाइम के कारण, इनके कारण हम प्राइस को चेंज करते रहते हैं, जैसा कि पीक लोड में होता है। जैसे कि होटल वगैरह के केस में होता है, चाहे यदि आपने 4 दिन पहले प्राइस देखी हो किसी रूम की, तो हो सकता है रूम आपको 800 रुपीज़ में मिल रहा हो, और 4 दिन के बाद में 3000 रुपीज़ में वही रूम आपको मिल रहा हो। तो काफ़ी ज़्यादा सीजनल फैक्टर यहाँ पर डिपेंड करते हैं। 13th हमारी स्ट्रेटेजी है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। इसी को ही मार्कअप प्राइसिंग भी कहा जाता है। आपको पता है मार्कअप का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर जो हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट है उसमें प्रॉफिट जोड़ दिया जाता है। बिल्कुल आसान सा ये कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट कब सूटेबल हो सकता है, जब हम प्रोडक्ट टेलरिंग करते हैं। प्रोडक्ट टेलरिंग का मतलब है कस्टमर हमें बताता है कि कैसा प्रोडक्ट उसे चाहिए, और स्पेसिफिकली हम वैसा ही प्रोडक्ट बना कर देते हैं। तो जो हमारी कॉस्ट आएगी उसमें हम जोड़ देंगे हमारा प्रॉफिट। या जो भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज होती है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, उसमें गवर्नमेंट ऐसा ही करती है। यदि 1 रुपीज़ कॉस्ट आ रही है तो उसके अंदर जो भी उनका प्रॉफिट मार्जिन है वो जोड़ दिया जाता है। इससे हम रेफ्यूजल प्राइसिंग को अवॉइड कर सकते हैं। रेफ्यूजल प्राइसिंग क्या होती है, एक ऐसी प्राइस उससे कम पर सेलर नहीं बेचेगा, मना कर देगा कि मैंने कह दिया कि कम से कम 5000 रुपये में अपना कोर्स बेचूंगा, दिन रात मैंने मेहनत की है, 5000 से कम में नहीं बेचूंगा। तो ये हो गई रेफ्यूजल प्राइसिंग। कई बार रेफ्यूजल प्राइसिंग को कस्टमर के अकॉर्डिंग भी देखा जाता है कि इस प्राइस से ज़्यादा होगी तो मैं नहीं खरीदूंगा। तो यदि कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है तो रेफ्यूजल प्राइसिंग नहीं होगी, ये अवॉइड हो जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट हमने पहले ही जोड़ दिया। जो भी पब्लिक यूटिलिटी है कि मोबाइल हो सकता है, लैंडलाइन, या पानी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हो सकती है, इनमें ये कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी काम में ली जाती है। ओलिगोपोली प्राइसिंग, ओलिगोपोली के अंदर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात देखो, बायर कम होते हैं कि ज़्यादा होते हैं? बायर सभी मार्केट के अंदर ही ज़्यादा होते हैं, तो बायर यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। सेलर कम होते हैं कि ज़्यादा होते हैं? सेलर फ्यू होते हैं। मोनोपोली के अंदर तो एक ही होता है, ओलिगोपोली के अंदर फ्यू होते हैं। जो हमारा प्रोडक्ट है वो बाकी प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट होता है या सिमिलर होता है। यहाँ पर प्रोडक्ट अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, जैसे आप YouTube चैनल ही ले सकते हो UGC नेट कॉमर्स के लिए, तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने चैनल मिलेंगे जो UGC नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन करा रहे हो? मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 10 चैनल मिलेंगे जो साल भर से तैयारी करा रहे हो, जो 15-20 दिन से पढ़ाने लगे हैं कोरोना के कारण, और अगले 15-20 दिन तक पढ़ाएंगे, उनकी हम बात नहीं कर रहे। तो मैक्सिमम 10 ही चैनल मिले। तो सेलर कैसे हैं? फ्यू। बायर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। प्रोडक्ट सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। ये हमारी ओलिगोपोली होती है। या फिर आप बुक का एग्जाम्पल ले सकते हो कि किसी चीज़ की आपको बुक चाहिए, टैक्स की बुक चाहिए, इनकम टैक्स की, तो कितने ऑथर आपको मिलेंगे? 4-5 ऑथर ही मिलेंगे। गिरी सऊजा या फिर सिंगानिया या फिर बांगड़, 4-5 ऑथर ही आपको मिलेंगे। इसमें क्या होता है, ओलिगोपोली में जो प्राइस होती है वो काफ़ी टाइम तक
चेंज नहीं होती है, यहाँ पर प्राइस रिजिडिटी पाई जाती है। इकोनॉमिक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि प्राइस रिजिडिटी कहाँ पाई जाती है, ओलिगोपोली में। ये जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हम पढ़ रहे हैं ये इकोनॉमिक्स में भी आपके काम में आएगी, इकोनॉमिक्स में अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। जैसे कोल्ड ड्रिंक है तो कोल्ड ड्रिंक ओलिगोपोली मार्केट ही है, बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक नहीं आती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 10 फ्लेवर मिलेंगे और उन 10 फ्लेवर को बनाने वाली कंपनियां भी 2-3 ही है। आप काफ़ी टाइम से प्राइस सेम ही देखते आ रहे हो, आपने काफ़ी सालों तक तो 10 रुपये प्राइस ही देखी, उसके बाद थोड़ी बहुत प्राइस बढ़ी। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि प्राइस रिजिडिटी क्यों पाई जाती है ओलिगोपोली में। मान लीजिए एक सेलर ने प्राइस बढ़ा दी, बाकी सेलर ने प्राइस नहीं बढ़ाई, तो इसका प्रॉफिट, इसका प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं बिकेगा? नहीं बिकेगा, क्योंकि बाकी लोग तो वही प्राइस चार्ज कर रहे हैं, तो ये अपनी प्राइस नहीं बढ़ाएगा क्योंकि बढ़ाने से इसका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। अब मान लीजिए कोई ओलिगोपोलिस्ट अपनी प्राइस को कम कर देता है, बाकी लोग कम करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि उनका बिकना बंद हो जाएगा, तो बाकी लोग भी कम कर देंगे, तो फिर इसको क्या फ़ायदा हुआ जब सभी ने कम कर दिया? तो कहने का मतलब प्राइस को बढ़ाने से या कम करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, प्राइस रिजिडिटी ओलिगोपोली में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा है ओड प्राइसिंग, इसी को ही साइकोलॉजिकल प्राइसिंग भी कहा जाता है, या फिर आप ये कह सकते हो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग ज़्यादा ब्रॉड टर्म है और ओड प्राइसिंग उसी का ही एक टाइप है। ओड प्राइसिंग का बेस्ट एग्जांपल है जैसे किसी चीज़ की प्राइस 30,000 रुपये नहीं रखकर 29,990 रखी जा रही है, तो ये क्या है? साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है। यहाँ पर प्राइस ओड में हो सकती है 1, 3, 5, 7 इस तरीके से हो सकती है, मतलब राउंड फिगर में प्राइस नहीं रखी जाती है। आप बोलोगे कि ऐसा क्यों किया जाता है? इससे देखो साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। जो फर्स्ट डिजिट होते हैं प्राइस के उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है और जो लास्ट डिजिट होते हैं उनकी वैल्यू कम होती है। आप बोलोगे ऐसा नहीं होता, हम तो पूरी प्राइस ही पढ़ते हैं। देखो ऐसा होता है, जैसे आप होटल या रेस्टोरेंट में मेन्यू कार्ड देखते हो, आप डायरेक्टली प्राइस देखते जा रहे हो, जो हमारी डिश है वो तो हम बाद में देखते हैं, जनरली स्टूडेंट डायरेक्टली प्राइस देखता है, तो वो जो लाइन है वो चलती जा रही है, पहले 6 वाली लाइन चल रही है, 6 के बाद 7 वाली लाइन स्टार्ट हो गई। अब एक डिश की प्राइस है 69, दूसरे वाले की है 79, आपने पहले 6 वाली डिजिट को अहमियत दी है, 69 और 79 प्राइस थी, तो जब आप ऊपर से रीडिंग लगाते हुए आए तो आप 69 पर ही रुक गए, 70 वाली लाइन में नहीं गए, तो फर्स्ट डिजिट को आपने ज़्यादा अहमियत दी। यदि आप पूरा देख लेते तो शायद आप ज़्यादा बढ़िया डिसीजन ले पाते। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, कोई चीज़ एक तो 31,000 रुपये की आ रही है, 29,000 की, तो शुरुआत वाले को हम अहमियत देते हैं। सबसे पहले हम 2 को अहमियत देंगे, फिर हम आगे की डिजिट को अहमियत देते हैं। तो देखो ऑड प्राइसिंग में सेलर क्या कर रहे हैं, वो माइक्रो एडजस्टमेंट कर रहे हैं। माइक्रो एडजस्टमेंट का मतलब बहुत कम उसको चेंज करना पड़ रहा है, उसे क्या फ़र्क पड़ता है, 30,000 नहीं रखकर 10 रुपये कम रख लिए, तो ये माइक्रो एडजस्टमेंट हो गया और इसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। जैसे नेटफ्लिक्स वाले मोबाइल का प्लान 200 रुपये का नहीं 199 का लेकर आए हैं। नेक्स्ट हमारी स्ट्रेटेजी है डिफरेंशियल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, इसे ही क्या कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेटिंग प्राइसिंग या मल्टीपल प्राइसिंग या ड्यूल प्राइसिंग भी कहा जाता है। हमने 5 मिनट सीरीज में एक टॉपिक डिस्कस किया था, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन मोनोपोली। आपको वो टॉपिक जरूर देखना है, इस टॉपिक के बाद जरूर देख लेना यदि आपने नहीं देखा है, उससे आपको कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के। तो इसके अंदर क्या होता है, हम डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं, सेम प्रोडक्ट है हमारा, क्वांटिटी भी सेम है, फिर भी हम अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं अलग अलग कस्टमर से। अलग अलग प्राइस किस बेस पर हम चार्ज कर सकते हैं, ग्रुप वाइज कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट कॉमर्शियल यूजर से अलग रेट, डोमेस्टिक यूजर से अलग रेट लेती है, फोरम के हिसाब से ले सकते हैं। मोबाइल का कलर अलग होता है तो कई बार 200-400 रुपये कम ज़्यादा होते हैं। लोकेशन की बेस पर लिया जा सकता है, नेटफ्लिक्स फॉरेन में रेट ज़्यादा लेता है, इंडिया में रेट कम लेता है। टाइम के हिसाब से हो सकता है, अर्ली मॉर्निंग का शो सस्ता होता है और इवनिंग का शो महंगा होता है।
इस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में क्या होता है, हमारी जो बेसिक प्राइस है उसे हम एडजस्ट करते हैं कस्टमर के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग। जैसे नेटफ्लिक्स का ही हम एग्जांपल ले सकते हैं, तो ये ग्रुप के हिसाब से अलग अलग प्राइस ले रहा है, अलग अलग नीड के अकॉर्डिंग, कि मोबाइल में चलाना है, लैपटॉप में चलाना है, एक पर्सन को चलाना है, ज़्यादा को चलाना है, कम क्वालिटी में चलाना है या ज़्यादा क्वालिटी में चलाना है। जियोग्राफिकल प्राइसिंग, जियोग्राफिकल प्राइसिंग में क्या होता है, ये भी वही डिस्क्रिमिनेटिंग या डिफरेंशियल प्राइसिंग है। यहाँ पर हम एरिया के हिसाब से अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं, जैसे नेटफ्लिक्स इंडिया में और फॉरेन में प्राइस चार्ज करता है। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम समझते हैं प्रोडक्ट लाइन का मतलब क्या होता है। प्रोडक्ट लाइन का मतलब क्या हुआ, ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लाइन के अंदर काफ़ी सारे प्रोडक्ट आते हैं और वो सभी प्रोडक्ट आपस में रिलेटेड है और वो सिमिलर कंज्यूमर ग्रुप को बेचे जाते हैं। तो दो वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं और सिमिलर कंज्यूमर ग्रुप को बेचे जाते हैं। प्रोडक्ट लाइन का कॉन्सेप्ट हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक हम समझ सकते हैं अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट हैं, जैसे आईटीसी फूड प्रोडक्ट बनाती है, सिगरेट्स बनाती है, लाइफ स्टाइल रिटेलिंग करती है, एजुकेशन और स्टेशनरी बनाती है। तो ये भी प्रोडक्ट लाइन का ही एग्जाम्पल है, अलग अलग कैटेगरी के गुड्स आ गए। और दूसरा तरीका होता है हमने प्राइस या फिर क्वालिटी के हिसाब से प्रोडक्ट को कैटेगरी वाइज कर रखा है। यहाँ पर ऊपर वाले एग्जाम्पल में आईटीसी वाले में तो हमने यूज वाइज अलग अलग कर रखा था कि अलग अलग पर्सन के यूज में आएगी चीज़ें, और जबकि सैमसंग वाले एग्जाम्पल में हमने क्वालिटी के हिसाब से या प्राइस के हिसाब से कैटेगरी वाइज कर दिया कि कौन सी सीरीज कितने रुपए में आएगी। तो प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग में आपको ये नीचे वाला एग्जाम्पल ले लेना है जिसमें हम क्वालिटी वाइज डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग के अंदर हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं। किसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, गुड्स और सर्विस का कर रहे हैं। और किस में क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, कॉस्ट कैटेगरी में क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, कॉस्ट कैटेगरी में क्लासीफाई करने से परसीव्ड क्वालिटी लेवल बनते हैं कस्टमर के माइंड में। कस्टमर को लगता है अच्छा इस वाली रेंज का प्रोडक्ट है तो फिर ये क्वालिटी होगी, और इस वाली रेंज का है तो ये वाली क्वालिटी होगी। कई बार रेस्टोरेंट भी ऐसा करते हैं, वो कई बार सेगमेंट बना देते हैं रेस्टोरेंट वाले कि आप इस वाले सेगमेंट में बैठते हैं तो रेट ज़्यादा लगेगी, इस वाले में बैठते हैं तो रेट कम लगेगी। जो महंगा वाला है वहाँ पर एसी वगैरह फैसिलिटी दे देते हैं। पायोनियर प्राइसिंग, पायोनियर प्राइसिंग क्या होता है, देखो पायोनियर का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट डेवलपर, प्रथम अन्वेषणकर्ता या फिर इनोवेटर हो गया। तो पायोनियर प्राइसिंग में बस एक वर्ड आप याद रखना, आपका काम हो जाएगा, स्टार्टिंग प्राइस। तो जब हम किसी प्रोडक्ट की पहली बार प्राइस डिसाइड करते हैं, पहली बार प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आ रहे हैं, तो वो पायोनियर प्राइसिंग होता है। अब पायोनियर प्राइसिंग क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, डिपेंड करता है, अपनी मर्जी है। हम ज़्यादा प्राइस भी रख सकते हैं और कम प्राइस भी रख सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। बस पायोनियर प्राइसिंग में ये ध्यान रखना स्टार्टिंग प्राइस होती है, एग्जाम्पल की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। फिर प्रमोशनल प्राइसिंग, नाम से ही पता चल रहा है कि हम एक्स्ट्रा क्वांटिटी देते हैं या डिस्काउंट वगैरह देते हैं। रेफ्यूजल प्राइसिंग हम पहले ही पढ़ चुके, कम से कम इतने रुपए में इतने रुपए तो हमें चाहिए, इससे कम में मैं प्रोडक्ट ही नहीं बेचूंगा। कई बार बायर के अकॉर्डिंग भी ले लेते हैं कि इससे ज़्यादा प्राइस चार्ज करोगे तो मैं नहीं खरीदूंगा। प्राइस बंडलिंग या प्राइस बंडलिंग क्या हो, प्रोडक्ट बंडलिंग क्या होता है, यहाँ पर हम सिंगल प्रोडक्ट की प्राइस तय नहीं कर रहे हैं, एक पैक की प्राइस तय कर रहे हैं कि पूरा पैक खरीदोगे तो इतने रुपए में आ जाएगा, और सीधी सी बात है सिंगल प्रोडक्ट से सस्ता ही आएगा। यहाँ पर जो पूरा पैक है वो एक ही प्रोडक्ट का बंडल हो सकता है या अलग अलग प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, टीवी के साथ स्पीकर हो सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फ्रीमियम प्राइसिंग। ये फ्रीमियम है न कि प्रीमियम, तो दो शब्दों से मिलकर बना है फ्री प्लस प्रीमियम। इसके अंदर क्या होता है, जो कंपनी है वो ऑफर देती है कि कुछ चीज़ें तो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री में यूज लो, और आप चाहो तो प्रीमियम प्लान ले सकते हो, उसके आपके पैसे लगेंगे। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनियां ऐसा करती है कि फ्री में यूज में लो और प्रीमियम चाहिए तो पैसे दो, जैसे कि G5 कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें फ्री है और प्रीमियम चाहिए तो एक्स्ट्रा पैसे दो।
बेसिक पॉइंट प्राइसिंग अच्छा पॉइंट है, एग्जाम में डायरेक्टली आपको नाम से पता चलेगा नहीं। तो बेसिक पॉइंट प्राइसिंग में क्या होता है, एक होता है हमारा बेसिक पॉइंट। बेसिक पॉइंट क्या होता है, कंपनी बोल देती है कि ये हमारा बेसिक पॉइंट है, यहाँ से आप डिलीवरी ले लो गुड्स की तो आपको सस्ता पड़ेगा गुड्स। जैसे मैंने बोल दिया कि मेरे घर से आगे नोट्स ले जाओ तो आपको सस्ता पड़ेगा। तो बेसिक पॉइंट हो गया एक डिलीवरी प्लेस हो गया, वहाँ से गुड्स की डिलीवरी खुद आकर ले जाओगे तो सस्ता पड़ेगा। और उसके बाद कंपनी ने ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट और बता दी कि इतने किलोमीटर में मंगवाओगे तो ये चार्ज लगेगा और इतने किलोमीटर में मंगवाओगे तो ये चार्ज लगेगा। जैसा कि रेस्टोरेंट वगैरह के केस में हो सकता है, टेक अवे लोगे तो कम सस्ता पड़ेगा और डिलीवरी मंगवाओगे तो महंगा पड़ेगा। कई बार इसमें जो सेलर होते हैं वो एग्रीमेंट भी कर लेते हैं। जो भी 10 प्रकार के सेलर थे मान लो, वो आपस में मिल गए और उन्होंने मिलकर एक बेसिक पॉइंट डिसाइड कर लिया कि इस प्लेस से हम इस प्राइस में प्रोडक्ट दे देंगे। तो बेसिक पॉइंट ज़रूरी नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ही बेसिक पॉइंट हो। फिर लास्ट हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है लॉस लीडर प्राइसिंग। अच्छा पॉइंट है लॉस लीडर प्राइसिंग। इसके अंदर क्या होता है, कंपनी कुछ प्रोडक्ट सस्ते बेचती है, या ये कह सकते हैं कि कंपनी कुछ प्रोडक्ट को लॉस पर बेचती है, कॉस्ट से भी कम पर बेचती है। कॉस्ट से कम पर बेचा जाता है तो एक और वर्ड होता है, ध्यान रखना, प्रीडेटरी प्राइस। ये वर्ड भी आपको ध्यान रखना है, नोट्स में मैंने नहीं लिखा है। तो कंपनी कुछ प्रोडक्ट को कॉस्ट से भी कम पर बेचती है और उससे होगा क्या, जो कस्टमर है हमारे स्टोर में आ जाएगा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट तो हम उसी का ही करेंगे जो हम कॉस्ट से कम पर बेच रहे हैं। उसके बाद कस्टमर और भी कुछ खरीद लेगा। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग में लॉस लीडर प्राइसिंग को काम में लिया जा सकता है। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग में हम कैसे काम में ले सकते हैं, जैसे देखो बिग बाजार क्या करता है, जो आलू प्याज टमाटर है वो मार्केट से बहुत ज़्यादा कम रेट पर बेच देता है। तो देखो बिल्कुल रियल ऐड मैंने यहाँ पर लगाया है, आलू प्याज और टमाटर केवल 5 रुपये किलो, मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो कस्टमर और सभी कस्टमर को इनकी रेट पता होती है। बाकी चीज़ों की रेट आपको पता हो या नहीं पता हो, आपको नहीं पता कि कौन से किराने वाले के पास डव सॉप किस रेट में मिलेगी या बीकाजी नमकीन किसके पास किस रेट में मिलेगी। आलू प्याज टमाटर सभी को पता है, तो भीड़ टूट कर पड़ेगी बिग बाजार में और साथ में बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदेगी। तो प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग में हम यहाँ पर यूज में ले रहे हैं कि हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट है तो वो बिक जाएंगे बाकी के और इनकी कॉस्ट निकल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर भी वो रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि 3 किलो से ज़्यादा नहीं खरीद सकते, 2 किलो से ज़्यादा नहीं खरीद सकते, वरना तो सुबह सुबह सब्जी वाला ही जाकर सारे खरीद लेगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, टोटल 17 प्लस क्वेश्चन है। मैं चाहता तो एक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के नीचे एक क्वेश्चन ऐड कर सकता था, इससे आपको यहाँ पर आसान पड़ता लेकिन एग्जाम में डिफिकल्ट पड़ता। और ये वाला जो तरीका है, सभी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के बाद एक साथ क्वेश्चन देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, एग्जाम में आपको ईजी पड़ेगा। पहला हमारा क्वेश्चन है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। आप साथ में आंसर सोचते जाना और यदि लाइव देख रहे हो तो स्पीडली बिल्कुल आंसर लिख देना, ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाऊंगा। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इज कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट फॉर विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग हम इसमें से किस में काम में ले सकते हैं, प्रोडक्ट टेलरिंग, पब्लिक यूटिलिटी प्राइसिंग, रेफ्यूजल प्राइसिंग, मोनोपोली प्राइसिंग। और ऑप्शन में हमें कम से कम 2 दे रखे हैं और 3 दे रखे हैं या फिर चारों भी हो सकते हैं। तो क्या हमारा आंसर आएगा, 4 हमें नहीं दे रखे हैं, 2 और 3 ऑप्शन दे रखे हैं। तो कहने का मतलब कम से कम एक को तो आपको छोड़ना ही है, तो हम छोड़ेंगे यहाँ पर मोनोपोली को। आप चाहो तो रट भी सकते हो कि मोनोपोली में कॉस्ट प्लस प्राइसिंग नहीं लगता। देखो जो मोनोपोलिस्ट होता है वो हमेशा ही अब नॉर्मल प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट कमाता है। ये हमने इकोनॉमिक्स में मार्केटिंग स्ट्रक्चर में पढ़ा है। तो जो मोनोपोलिस्ट होता है वो ये नहीं देखता कॉस्ट में मैं इतना प्रॉफिट जोड़ दूं, वो तो जितना पैसा चार्ज कर सकता है उतना चार्ज करता है। ये कॉस्ट प्लस प्राइसिंग उन लोगों के लिए है जो एप्रोप्रिएट प्रॉफिट चार्ज करते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट चार्ज करते हैं। तो ये इन चीज़ों में लगाया जा सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3।
फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग पॉलिसीज ए फर्म चार्जेज हायर इनिशियल प्राइस फॉर द प्रोडक्ट एंड रिड्यूसेज इट्स ओवर टाइम व्हेन द डिमांड एट ए हायर प्राइस इज सेटिस्फाइड। और आंसर में हमें किस तरीके से ऑप्शन दे रखे हैं, बस एक ही आंसर आएगा तो स्कीमिंग हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा है, मैच द फॉलोइंग। लेफ्ट में हमें दे रखा है, ये एक टफ क्वेश्चन है तो कोशिश करना इनमें से एक दो आंसर आपको आते हो, फिर हम तुक्का लगाने की कोशिश करेंगे। टफ क्वेश्चन है ये हमारा। ट्रेड चैनल डिस्काउंट, लॉस ऑफ लीडरशिप। लॉस ऑफ लीडरशिप का मतलब जो हमने लॉस लीडर प्राइसिंग पढ़ा था वो। प्राइसिंग बीइंग नॉन रेस्पॉन्सिव टू चेंज इन डिमांड इन कॉस्ट। बेसिक पॉइंट प्राइसिंग। फिर हमें दे रखा है ओलिगोपोली प्राइसिंग, लोकेशनल प्राइस डिफरेंशियल, डिफरेंशियल प्राइसिंग, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसको देखो हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक वाला देख लेते हैं। तो बेसिक वाले में क्या आएगा, 4 हमारा आंसर आ जाएगा। लोकेशनल प्राइस डिफरेंशियल। प्राइस बीइंग नॉन रेस्पॉन्सिव में हम करेंगे ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में नॉन रेस्पॉन्सिव होती है, रिजिडिटी पाई जाती है। लॉस लीडरशिप में हम कर सकते हैं एक बार फिर से हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो बेसिक पॉइंट प्राइसिंग था, तो बेसिक पॉइंट प्राइसिंग के अंदर हम करेंगे 2, तो 4 के अंदर हमारा 2 हो जाएगा लोकेशन प्राइस डिफरेंशियल। फिर सी वाला है प्राइस बीइंग नॉन रेस्पॉन्सिव, इसके अंदर हम 1 करेंगे ओलिगोपोली। लॉस लीडरशिप में हम 4 कर सकते हैं। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग उसमें हम काम में ले सकते हैं। ट्रेड चैनल डिस्काउंट में हम डिफरेंशियल प्राइसिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है ट्रेड चैनल डिस्काउंट का मतलब यदि आप होल सेलिंग गुड्स बेचने के लिए खरीद रहे हो तो अलग रेट में मिलेगा, रिटेलिंग के लिए खरीद रहे हो तो अलग रेट में मिलेगा, सेल्फ कंजम्पशन के लिए खरीद रहे हो तो अलग रेट में मिलेगा, तो डिफरेंशियल प्राइसिंग हो जाएगा। 3412 हमारा आंसर होगा। 3412 हमें बी में दे रखा है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ए लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स विल जनरली फॉलो। लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स यदि आप बनाते हो कौन सी स्ट्रेटेजी इसमें काम में लोगे, कॉस्ट प्लस मार्जिनल। मार्जिनल प्राइसिंग का मतलब मार्जिनल कॉस्ट। स्कीमिंग प्राइसिंग, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, क्या काम में लोगे, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी विच एडजस्ट द बेसिक प्राइस टू अकोमोडेट डिफरेंसेज इन कस्टमर, प्रोडक्ट एंड लोकेशन। बेसिक प्राइस को हम अकोमोडेट कर लेते हैं जो भी डिफरेंसेज है कस्टमर में, प्रोडक्ट में, लोकेशन में। क्या आंसर आएगा, डिफरेंशियल प्राइसिंग, प्रमोशनल प्राइसिंग, ग्राफिकल प्राइसिंग, प्राइस डिस्काउंट एंड अलाउंसेज। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डिफरेंशियल प्राइसिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। मार्केट सेगमेंटेशन, स्कीमिंग प्राइसिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, सेल्स मैनेजमेंट। अच्छा क्वेश्चन है। प्राइसिंग ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट इनिशियली, प्रोसेस ऑफ डिस एग्रीगेटिंग ए मार्केट इनटू नंबर ऑफ सब मार्केट, ट्रांसलेशन ऑफ द मार्केटिंग प्लान इनटू मार्केटिंग परफॉर्मेंस, ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। सबसे पहले मैं आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग का मीनिंग बता देता हूँ। मल्टी लेवल मार्केटिंग का ही दूसरा नाम होता है नेटवर्क मार्केटिंग, इसी का ही तीसरा नाम होता है पिरामिड मार्केटिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये मल्टी लेवल मार्केटिंग, ध्यान से सुन लेना। नेटवर्क मार्केटिंग या पिरामिड मार्केटिंग भी इसमें कहते हैं। इसमें कंपनी क्या करती है, देखो जो कंपनी मल्टी लेवल मार्केटिंग को फॉलो नहीं करती है वो कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत सारे सेल्समैन को अपॉइंट करेगी और सेल्समैन को सैलरी देनी पड़ेगी। लेकिन जो मल्टी लेवल मार्केटिंग वाली कंपनी है वो सेल्समैन को अपॉइंट तो करती है लेकिन वो उन्हें सैलरी नहीं देती है। आप बोलोगे सैलरी नहीं देगी तो कैसे काम चलेगा, यहाँ पर ये होगा कि जो सेल्समैन है वो गुड्स बेचेगा और गुड्स बेचेगा तो जो भी कमीशन है वो मिलेगा। आप बोलोगे चलो अच्छी बात है, बस वगैरह में आते रहते हैं ऐसे लोग और जितना प्रोडक्ट बेचेगा उतने ज़्यादा उसको कमीशन मिल जाएगा। लेकिन इसको पिरामिड क्यों कहते हो फिर। अब इसमें मान लो कि कंपनी ने मान लो मिस्टर ए को अपॉइंट किया, बहुत सारे बंदे अपॉइंट करेगी, हम केवल एक का एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब ए को बोल दिया कि तुम गुड्स बेचोगे ना उसका कमीशन मिलेगा और तुम चाहो तो और भी लोग अपॉइंट कर लेना।
और लोग अपॉइंट करोगे और वो गुड्स बेचेंगे ना, उनका भी तुम्हें कमीशन मिलेगा। ए ने भी 5 लोग अपॉइंट कर दिए और ए ने भी ऐसे ही बोल दिया, तो ए के नीचे जो 5 लोग थे वो भी, उन लोगों ने भी बहुत सारे लोगों को अपॉइंट कर लिया, तो एक ही इनकम यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी। इसलिए इसको नेटवर्क या पिरामिड मार्केटिंग कहा जाता है। आप लोगों ने कुछ साल पहले बोले तो लगभग 2007-8 में ऐसे लोग देखे होंगे जो लोग मेंबरशिप बनाते थे और बहुत ज़्यादा चिप्पू होते थे, डायरेक्टली आ जाएंगे कि हेलो सर नमस्कार, आज ही मुझे चेक मिला, बहुत ही बढ़िया काम हम करते हैं, याद आ गया होगा शायद आपको। फिर एक चीज़ मैंने आपको बता रखी है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्केटिंग का, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्केट सेगमेंटेशन। ये 2 टॉपिक तो आपको छोड़कर ही नहीं जाने चाहिए। अब हमारा आंसर देखते हैं। तो मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा प्रोसेस ऑफ डिसएग्रीगेटिंग ए मार्केट इनटू नंबर ऑफ सब मार्केट। स्कीमिंग प्राइस के अंदर 1 हमारा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आसान सा, प्राइसिंग ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट इनिशियली। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर 4 हमारा आंसर आ जाएगा, ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। और सेल्स मैनेजमेंट के अंदर 3 आ जाएगा, ट्रांसलेशन ऑफ द मार्केटिंग प्लान इनटू मार्केटिंग परफॉर्मेंस। तो 2 1 4 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ए हमारा आंसर करेक्ट हो चुका है। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच प्रॉपरली। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल नया टाइप का क्वेश्चन है। ऑप्शन अगर आप देख रहे हो तो देखो कितनी बढ़िया ऑप्शन है, ये खुद ही बता रहा है कौन सा किसके साथ मिलेगा। ए 3 के साथ मिलेगा, बी 4 के साथ, सी 1 के साथ और डी 2 के साथ। बाकी क्वेश्चन में तो आप खुद मिलाते थे कि ए किसके साथ मिलेगा, बी किसके साथ मिलेगा। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हमने 3 को बिल्कुल करेक्ट मिलाया है, बस 1 को हमने गलत मिला दिया, 1 हमें आता नहीं था। तो आप तो बस ये बता दो कि किसको हमने गलत मिलाया है, किसको हमने गलत मिलाया है, ये आपको बताना है। तो देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे देखेंगे, ऑप्शन से ही हमें देखना पड़ेगा। पहले हम ए एंड 3 देखते हैं कि करेक्ट मिल रहा है क्या। हाई इनिशियल प्राइस टू बी लोअर्ड लेटर 1 और 3 में दे रखा है पायोनियर प्राइसिंग। तो ए के अंदर 3 हम कर सकते हैं। आप बोलोगे ए के अंदर तो स्कीमिंग आएगा, स्कीमिंग यहाँ पर ऑप्शन नहीं है और पायोनियर का मतलब स्टार्टिंग प्राइस, वहाँ पर हम स्कीमिंग प्राइस भी ले सकते हैं, पेनिट्रेशन भी ले सकते हैं, कम ज़्यादा प्राइस रख सकते हैं। तो ए वाला हमारा करेक्ट हो सकता है। फिर हम देखते हैं बी में ये बोल रहा है 4 आएगा। बी बोल रहा है प्राइसेस टू बी प्रोपोर्शनल टू द कॉस्ट और 4 में इंक्रीमेंटल प्राइसिंग, ये भी बिल्कुल सही है। इंक्रीमेंटल में हम मार्जिनल कॉस्ट चार्ज करते हैं तो कॉस्ट के प्रोपोर्शनेट हो गई, तो ये भी हमारा सही है। फिर सी के अंदर 1 बोल रहे हैं प्राइसेस टू बी इंक्रीज्ड फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉफिट कमाने के लिए प्राइस बढ़ा देना, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। सी वाला हमें करेक्ट नहीं लग रहा है, फिर भी एक बार डी वाला देख लेते हैं। डी में 2 बोल रहे हैं प्राइसेस टू बी डिफरेंट इन डिफरेंट मार्केट, डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्राइस, और 2 में डिफरेंशियल प्राइसिंग, तो ये भी हमारा करेक्ट है। सी हमारा आंसर हो गया है, बिल्कुल बढ़िया शानदार क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टेटमेंट नंबर 1। यहाँ पर हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं कि क्या करेक्ट है क्या करेक्ट नहीं है, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, ये बताना है। पहला है प्राइसिंग एट पार विद द मार्केट प्राइस। कहने का मतलब प्राइसिंग एट पार विद मार्केट प्राइस का मतलब जो कॉम्पिटिटर चार्ज कर रहा है, गोइंग रेट प्राइस की बात कर रहे हैं, वही हम चार्ज कर रहे हैं। प्राइसिंग एट पार with the market price of the existing brand is considered to be most reasonable pricing strategy for a product which is being sold in a strongly competitive market। ये बोल रहा है स्ट्रांगली कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो वही प्राइस चार्ज कर लो जो मार्केट में लोग फॉलो कर रहे हैं। स्टेटमेंट 2 में बोल रहे हैं प्राइसिंग बिलो द मार्केट प्राइस हैज बीन फाउंड टू बी मोर सक्सेसफुल व्हेन ए सेलर इंटेंड्स टू अचीव ए प्रेस्टिजियस पोजीशन अमंग द सेलर इन द लोकेलिटी फॉर सेलिंग प्रेस्टिजियस गुड्स ऑफ मच सुपीरियर क्वालिटी। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाएंगे। आपको सेकंड वाला गलत लग रहा होगा कि यहाँ पर तो स्कीमिंग चार्ज करना चाहिए, तो कोई ये बोल रहा है कि जो सेलर है वो अपनी पोजीशन बनाना चाहता है तो आप शुरुआत में कम प्राइस चार्ज कर सकते हो, पेनेट्रेशन यहाँ पर आएगा। तो दोनों ही हमारे करेक्ट है।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्केट सिचुएशन द प्राइसिंग अबोव द प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस इज यूज्ड एज ए मोर कॉमन प्रैक्टिस। ये बोल रहा है मार्केट में जो प्राइस चल रही है उससे ज़्यादा आप प्राइस चार्ज कर लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कब ज़्यादा बढ़िया रहेगा? तो देखो मैंने आपको एक टॉपिक कराया हुआ है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन मोनोपोली। हमने 8-10 मिनट का वीडियो डिस्कस किया था, वो वीडियो आपको ज़रूर देख लेना है, उसी से रिलेटेड है। तो पहले हम यहाँ पर शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात आप मेरे को ये बता दीजिए, प्राइस इलास्टिसिटी। इकोनॉमिक्स में आपने प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ा है, तो प्राइस इलास्टिसिटी का ज़्यादा होना और कम होने से आप क्या समझते हो? प्राइस इलास्टिसिटी के ज़्यादा होने से मतलब है प्राइस से कस्टमर को फ़र्क पड़ता है, और यदि प्राइस इलास्टिसिटी कम है तो इसका मतलब कस्टमर को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता प्राइस से, वो तो अपना प्रोडक्ट खरीदेगा। जैसे देखो टीचिंग वाले केस में होता है, टीचिंग वाले केस में होता है कि जनरली यदि आपको एक टीचर का मैटर बढ़िया लग रहा है तो जनरली आपको दूसरे टीचर का मैटर बढ़िया नहीं लगेगा। यदि आप दूसरे टीचर का वीडियो देखोगे तो आपको पसंद नहीं आएगा, या जिस स्टूडेंट ने दूसरे टीचर को पसंद किया हुआ है उसे मेरा बढ़िया नहीं लगेगा। तो जनरली यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी कम रहेगी, कस्टमर को प्राइस से फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। और प्राइस इलास्टिसिटी ज़्यादा होने का मतलब प्राइस से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सब्जी वगैरह आप सब्जी मंडी गए तो जो कम ले रहे हैं वहीं से आप खरीदोगे। अब आप मेरे को एक चीज़ बता दो कि मुझे ज़्यादा प्राइस चार्ज करनी है, तो ज़्यादा प्राइस मैं कब चार्ज कर सकता हूँ? जब प्राइस इलास्टिसिटी ज़्यादा हो तब, या प्राइस इलास्टिसिटी कम हो तब? जब प्राइस इलास्टिसिटी कम होगी तभी मैं ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकता हूँ। मुझे पता है प्राइस ज़्यादा चार्ज कर लूँ क्योंकि कस्टमर को तो फ़र्क पड़ता नहीं है प्राइस से, और यदि प्राइस इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो मुझे कम प्राइस चार्ज करनी पड़ेगी। तो ये मान लो प्राइस इलास्टिसिटी में और प्राइस में एडवर्स रिलेशनशिप होता है। अभी भी किसी को समझ में नहीं आया हो तो आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाला वीडियो देख लेना। तो ये बोल रहे हैं कि आप ज़्यादा प्राइस कब चार्ज कर सकते हो? पहला ऑप्शन बोल रहे हैं मार्केट वेयर सेलिंग फर्म फेस परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन है तो ज़्यादा प्राइस चार्ज कर लोगे क्या? नहीं कर सकते। परफेक्ट कंपटीशन में लाखों सेलर होते हैं, लाखों बायर होते हैं, प्रोडक्ट सबका एक जैसा होता है, तो यहाँ पर प्राइस इंडस्ट्री चार्ज करती है, फर्म तो प्राइस टेकर होती है। जैसे सब्जी मंडी में सब्जी है, खुली चीनी है, सबको वही प्राइस लेनी पड़ेगी। तो ए वाला आंसर तो हमारा नहीं आएगा। सेकंड में बोल रहे हैं मार्केट वेयर द सेलिंग फर्म वांट टू गेन पॉपुलैरिटी ऑफ द प्रोडक्ट हैविंग क्रॉस इलास्टिसिटी। ये बोल रहे हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर काम चल जाएगा क्या? ज़्यादा प्राइस चार्ज कर लोगे क्या? तो यहाँ पर भी आप ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। क्रॉस इलास्टिसिटी ज़्यादा है, आप प्राइस ज़्यादा चार्ज करोगे तो सब्स्टिट्यूट गुड्स परचेज कर लेगा कंज्यूमर, तो ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। मार्केट वेयर सेलर रिलाई ऑन देयर कस्टमर हायर प्रोस्पेनिटी टू कंज्यूम ए प्रेस्टिजियस कमोडिटी। जो सेलर है उसे लगता है कि हमारे सेलर को तो बिल्कुल प्रेस्टिजियस कमोडिटी चाहिए, बहुत बढ़िया कमोडिटी चाहिए, तो यहाँ पर आप ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो। जैसे टीचिंग वाले केस में मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट को बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी चाहिए। देखो स्टूडेंट दो टाइप के हो सकते हैं, पहले तो वो हो सकते हैं ना जिनको बस 2000 रुपये में नोट्स चाहिए, तो 2000 रुपये में नोट्स चाहिए, वो तो क्या हो गए, प्राइस सेंसिटिव हो गए। लेकिन मुझे पता है जहाँ से भी गारंटी देता हूँ, आप है ना कमेंट्स में उस चैनल का नाम लिख देना जिसने आपको 2000 रुपये में क्वालिटी दी हो, डायरेक्टली आप नाम लिख सकते हो। तो यदि मुझे लगता है कि एक कस्टमर तो वो है बस उसे 2000 रुपये में यूजीसी नेट कॉमर्स का पूरा कोर्स चाहिए, उसे क्वालिटी से ज़्यादा मतलब नहीं है। जो टीचर है वो आंसर को पहले से ही टिक करके रखता है और टिक करना ही बताता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता है। और सेकंड, मान लीजिए मैंने 15,000 रुपये का कोर्स कर दिया कि यूजीसी नेट कॉमर्स का कोर्स मिलेगा, और कितने रुपए में मिलेगा, 15,000 रुपये में मिलेगा। 2000 क्वेश्चन में से एक एक क्वेश्चन को विद कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट के थ्योरी
कॉन्सेप्ट मिलेंगे और वीडियो लेक्चर मिलेंगे। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं मिलेगा जिस पर वीडियो लेक्चर नहीं मिले। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो हमारे कस्टमर है उन्हें बिल्कुल प्रेस्टिजियस कमोडिटी चाहिए, बिल्कुल बढ़िया प्रोडक्ट चाहिए, तो हम ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं। फिर डी वाला है मार्केट वेयर सेलिंग फर्म हैव एंटर्ड इनटू द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी। आपको पता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है, इसका एक 5 मिनट का वीडियो आएगा, तो आप मैच्योरिटी में पहुंच चुके हो। इंट्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होता है, मैच्योरिटी होता है, डिक्लाइन होता है। तो यहाँ पर मैच्योरिटी में पहुंच चुके हो, तो यहाँ पर आप ज़्यादा प्राइस चार्ज कर लोगे क्या? नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर कम करनी पड़ सकती है प्राइस। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इंक्लूड विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग कब काम में ले लोगे? पब्लिक यूटिलिटी, कॉम्प्लीमेंट्री, स्पेयर पार्ट, लोड फैक्टर। तो प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग यहाँ पर काम में ले सकते हैं हम 2, 3, 4 में काम में ले सकते हैं, पब्लिक यूटिलिटी में काम में नहीं ले सकते हैं। अगर कोई ये सोच रहा है कि पहले तो हमने लिया था पब्लिक यूटिलिटी में, वहाँ पर वही कॉस्ट प्लस काम में लिया था, प्रोडक्ट लाइन नहीं लिया था। पब्लिक यूटिलिटी में तो बहुत सारी प्रोडक्ट लाइन ही नहीं होती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आपको पता ही है, स्पेयर पार्ट्स में भी कैटेगरी हो गई। लोड फैक्टर में क्या होता है? लोड फैक्टर में एक तरीके से डिमांड के अकॉर्डिंग हम चार्ज करते हैं। जो लोड पीक वाला बताया था उसी को ही लोड फैक्टर कहते हैं, जो लोड पीक हमने पढ़ा था। तो 2, 3, 4 हमारा आंसर आना चाहिए, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी किसके लिए सूटेबल होती है? प्रोडक्ट टेलरिंग, रेफ्यूजल प्राइसिंग, मोनोपोली प्राइसिंग, मोनोस्पोनी। पहले भी आया था ये क्वेश्चन, 2 बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? यदि 1, 2, 3 सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो, मैंने आपको याद कराया था मोनोपोली में कॉस्ट प्लस मत लगा देना। यहाँ पर आएगा 1, 2, 4। 1, 2, 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ मोनोस्पोनी क्या होता है। तो वैसे तो आपको, चलो ये आप खुद ही बता देना, कमेंट बॉक्स में बता देना, और ज़रूर बताना है जिससे मुझे लगे कि आपको कितना आता है। मोनोस्पोनी बताना है, मोनोपोली मत बता देना, और मोनोपोलिस्टिक भी मत बता देना। अगला क्वेश्चन है लो इनिशियल प्राइसिंग फॉर न्यू प्रोडक्ट इज रिगार्डेड एज द प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंट्रिंग इनटू मास मार्केट। जहाँ पर भी मास वर्ड आ जाए, मास का मतलब बहुत ज़्यादा, मास का मतलब बहुत ज़्यादा पब्लिक है, तो ऐसे मार्केट में एंटर करना चाहते हो जिसमें बहुत ज़्यादा सेलर है, तो प्राइस आपको कम रखनी चाहिए। सेकंड बोल रहे हैं फर्म जनरली गो फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट विद एक्सेस कैपेसिटी इनिशियली। ये बोल रहे हैं जनरली शुरुआत में फर्म एक्सेस कैपेसिटी पर काम करती है। एक्सेस कैपेसिटी पर क्यों करती है? जिससे कि प्राइस कम आए, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, दोनों ही हमें करेक्ट लग रहे हैं, लेकिन दोनों करेक्ट वाले में भी इसने 2 चीज़ें दे दी है कि करेक्ट रीजन है या फिर नहीं है। तो देखो आर वाला इसका करेक्ट रीजन नहीं है। कम प्राइस क्यों रखती है, ये यहाँ पर रीज़न नहीं है। इसने ये तो बता दिया कि ज़्यादा प्रोडक्शन क्यों करती है, जिससे कि कम कॉस्ट आए, लेकिन जो फर्स्ट वाले में ये बोल रहा था कि कम कॉस्ट रखती है, कम क्यों रखती है, इसका रीज़न नहीं बताया। तो हम करेंगे कि दोनों करेक्ट तो है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा ही कंफ्यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है odd pricing aims at maximizing profit by making micro adjustment in pricing structure। odd pricing में हम micro adjustment करते हैं जिससे कि profit को ज़्यादा कर सकें। odd pricing refers to a price ending in 13579 when examining a price first digit carry more weight than the last ones। तो हमारा आंसर क्या आएगा? दोनों ही हमें करेक्ट लग रहे हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इज कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट फॉर। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग किसके लिए बढ़िया रहेगा? प्रोडक्ट टेलरिंग, पब्लिक यूटिलिटी, रिफ्यूजल और मोनोपोली। 1, 2, 3 हमारा आंसर आएगा, तो बी हमारा आंसर आ जाएगा। ये मत सोचना मैंने क्वेश्चन को बार बार लिखा है, ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफरेंशियल प्राइसिंग स्ट्रक्चर इज डिजाइन टू अकोमोडेट द वेरियस कैटेगरी ऑफ बायर। डिफरेंशियल प्राइसिंग स्ट्रक्चर हम क्यों काम में लेते हैं? जिससे कि बायर की विभिन्न कैटेगरी को हम अकोमोडेट कर सकें। इट
एम्स एट इंक्रीजिंग सेल्स एंड रिवेन्यू एंड ड्राइविंग द कॉम्पिटिटर आउट ऑफ मार्केट। ये हमारा गलत है, यहाँ तक भी सही हो सकता था, इट एम्स एट इंक्रीजिंग सेल्स एंड रिवेन्यू, लेकिन कॉम्पिटिटर को बाहर करने के लिए हम डिफरेंशियल वाला काम में लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं, तो केवल ए ही हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, ए मार्केट हैविंग हाई प्राइस इलास्टिसिटी। एक चीज़ मैंने आपको अभी याद कराई थी, प्राइस इलास्टिसिटी और प्राइस में एडवर्स रिलेशनशिप होता है। प्राइस इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो कम प्राइस चार्ज करोगे, और प्राइस इलास्टिसिटी कम है तो ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो, दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप है। ऑप्शन हमें कैसे दे रखे हैं? ऑप्शन में यहाँ पर खास बात है, जनरली तो ऊपर हमें ABCD दे देता है और कोड के अंदर 1 2 3 4 देता है। यहाँ पर ऊपर हमें 1 2 3 दे दिया है और 1 2 3 हमारे राइट साइड में है, ये ध्यान रखना। तो देखो ये स्कीमिंग डिफरेंशियल पेनिट्रेशन हमें दे रखा है, तो ए वाले में बोल रहे हैं ए मार्केट हैविंग हाई प्राइस इलास्टिसिटी। हाई प्राइस इलास्टिसिटी है, कम प्राइस रखोगे कि ज़्यादा? कम रखनी पड़ेगी क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी ज़्यादा है, और कम किस में रखते हैं हम? पेनिट्रेशन में। तो ए वाला किस में आएगा? ए वाला आएगा 3 वाले में। फिर बी वाला क्या बोल रहे हैं? ए मार्केट हैविंग हाई प्राइस इन इलास्टिसिटी। हाई प्राइस इन इलास्टिसिटी का मतलब हुआ प्राइस इलास्टिसिटी कम है तो ज़्यादा प्राइस रख सकते हो, ज़्यादा प्राइस रखोगे तो स्कीमिंग वाला है यहाँ पर, तो 1 वाले के अंदर बी आ जाएगा और उसके अंदर सी आ जाएगा। फिर भी हम देख लेते हैं, ए मार्केट हैविंग सेवरल सेगमेंट डिफरिंग प्रोमिनिएंटली विद रिगार्ड टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ देयर डिमांड। तो डिफरेंट हो रहा है यहाँ पर, तो इसके अंदर सेकंड आ जाएगा, BCA हमारा आंसर हो जाएगा। BCA हमारा आंसर हो चुका है। एट विच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आर द प्राइसिंग डिसीजन आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स। सबसे कॉम्प्लेक्स डिसीजन किस में होते हैं? मैच्योरिटी वाले में सबसे कॉम्प्लेक्स होते हैं। अलग से 5 मिनट का वीडियो आएगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, देखना मत भूलना। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट, आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा? इस वीडियो लेक्चर के लिए आपको शायद विश्वास नहीं हो, 20 घंटे मैंने मेहनत की है, बहुत सारे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, तब जाकर ये वीडियो मैं लेकर आ पाया हूँ। यदि आप बिना लाइक किए और बिना सब्सक्राइब किए जाएंगे तो 2-4 दिन तो वीडियो बनाने की मेरी इच्छा नहीं होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। यदि कोई वीडियो आपसे मिस हो गया है तो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इनको भी देख डालिए। थैंक यू।